हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पैक्टिंग ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के साथ ब्रिटिश संबंध। जो बंगाल के लोग थे, ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ इनके कैसे संबंध रहे। सबसे पहले आता है मुर्शिद कुली खां। 1717 में यह बंगाल का नवाब बना था और वास्तविक शासक बना था। 1700 ईस्वी में ये वास्तविक शासक बन गया था। 1704 ईस्वी ने ढाका से अपनी राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद में बना ली थी। 1719 में इसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे। प्रथम विद्रोह हुआ सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां और तीसरा नजात खां। इसके बाद आता है जो सुजाउद्दीन है। जो सुजाउद्दीन था वो मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी सरफराज था। सरफराज इसकी बेटी का लड़का था, किंतु सुजाउद्दीन ने उसे अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसको पद से हटा दिया सुजाउद्दीन ने। उसके बाद क्या हुआ, बिहार का नाजिब बना दिया सुजाउद्दीन। उसके बाद अलीवर्दी खां को बिहार का नायब नाजिब नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो सरफराज खां था, बिहार के नायब नाजिब अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में विद्रोह किया। युद्ध हुआ राजमहल के समीप गिरिया का युद्ध। सरफराज खां को अलीवर्दी खां ने हरा दिया। इसके बाद अलीवर्दी खां का साथ जगत सेठ और हाजी अहमद खां ने दिया। इसके बाद जो बंगाल के कुछ प्रमुख नवाब रहे हैं और उनका कार्यकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खां 1717 से 27, सुजाउद्दीन 27 से 39, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सुजाउद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 65 से 66, सफुद्दौला 66 से 70 और मुबारकदौला 1770 से 1775। ये शासक थे बंगाल के। इनमें से कुछ प्रमुख रहे जिनके शासनकाल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलीवर्दी खां ने जो यूरोपीय लोगों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से की थी। अलीवर्दी खां के बेटे नहीं थे, उसकी 3 बेटियां थी। इसके दामाद ने जो उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र जारी किया। अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ का साथ दिया। अलीनगर की संधि हो जाती है। इसके बाद अलीनगर की संधि में क्या होता है, अंग्रेजों का पुराने व्यापार पर अधिकार, अंग्रेज लोग जो है पुराने व्यापार पर अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है, अंग्रेजों का पुराने व्यापार पर अधिकार हो जाता है और जो कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति भी मिल जाती है। कलकत्ता में सिक्के डालने की अनुमति प्रदान हो जाती है। कलकत्ता में लूटपाट में हुई जो क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया जाता है। दूसरी ओर अंग्रेज जो है फ्रांसीसी आक्रमण के बचाव के लिए फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। उसके बाद जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता पर आक्रमण किया। इस समय कलकत्ता का गवर्नर ड्रेंक था। ड्रेंक ने स्त्री और बच्चे थे लोगों के साथ फुल्टा द्वीप में शरण ले ली। फुल्टा द्वीप में शरण लेने के बाद जो भूतपूर्व सर्जन होलवेल के नेतृत्व में फोर्ट विलियम को बचाने का प्रयास किया। जो होलवेल था उसने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद होलवेल ने ब्लैक होल कांड यानी काल कोठरी कांड का विवरण दिया। होलवेल के अनुसार जो इसने ब्लैक होल कांड, काल कोठरी कांड का विवरण दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो होलवेल के अनुसार विलियम फोर्ट पर अधिकार करने के पश्चात इसमें 146 अंग्रेज कैदी और स्त्री बच्चे भी थे। 18 फुट लंबे और 14 फुट तथा 10 इंच चौड़े कक्ष में बंद कर दिया गया। 20 जून की रात्रि को ये बंद किए गए तथा अगली प्रातः उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। उस समय जून की गर्मी, घुटन अथवा एक दूसरे के कुचले जाने के कारण बहुत सारे लोग मर गए।
जो यह घटना थी कपोल कल्पित तथा होलवेल के दिमाग की उपज मानी जाती है। समकालीन इतिहासकार सिराय उल मुख्तखेरीन का लेखक गुलाम हुसैन इस घटना का कोई उल्लेख नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, जो ये होलवेल ब्लैक होल कांड था, काल कोठरी कांड, जो नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद कलकत्ता को मणिकचंद के हाथों में सौंप कर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। कलकत्ता का नाम नवाब के अलीनगर कर दिया। अंग्रेजों ने राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी। दूसरी ओर शौकत जंग को भी शरण दी। सिराज ने शौकत जंग पर हमला किया। शौकत जंग मणिहारी के युद्ध में 1756 में पराजित हो गया। उसके बाद ब्रिटिश फुल्टा द्वीप में अनुरोध पत्र भेज रहे थे तो उन्होंने कलकत्ता के अधिकारी मणिकचंद को घूस देकर मिला लिया। 2 जनवरी 1757 को क्या हुआ, जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने बढ़ते प्रभाव भयभीत होकर नवाब सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की। जो ये अलीनगर की संधि हुई थी, ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी और 9 फरवरी और 1757 को हुई थी। इस संधि की काफ़ी आलोचना हुई। सिराजुद्दौला की कमजोरी का पता चला, उसको ब्रिटिश शर्तों को मानना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जो ये अलीनगर की संधि थी। इसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों में टकराव के कारण, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में टकराव के क्या कारण थे। नवाब के राज्यारोहण के समय उचित सम्मान और उपहार कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाना। नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम के किलेबंदी का प्रयास करना। जो फ्रुक्सियर तथा परदस्तक के अधिकार का दुरुपयोग करना। ब्रिटिश ने नवाब से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया। षड्यंत्र रचने लगे। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। षड्यंत्र में बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल, जैसे मीर बख्शी राय, दुर्लभ सेनाधिकारी आदिम खां, दूसरा सेनाधिकारी मणिकचंद कलकत्ता का जो प्रभारी था, अमीचंद बंगाल का व्यापारी। इसके बाद क्या होता है, ये इनको अपनी तरफ कर लेते हैं अंग्रेज अधिकारी। इस प्रकार सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में टकराव उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हो जाती है। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। जो सेनाएं नदिया जिले में, जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित प्लासी गांव में आमों के निकुंज में आपस में टकराती हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला की मुख्य सेना, उसके बाद सिराजुद्दौला की जो मुख्य सेना होती है, जो ये दोनों सेनाएं आपस में टकरा जाती है। सिराजुद्दौला की जो मुख्य सेनाएं होती है, मीर जाफर राय दुर्लभ के अधीन खड़ी रही। मीर मदन और मोहन सिंह के अंतर्गत एक छोटी सी सेना आपस में संघर्ष करती हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है और वो मुर्शिदाबाद वापस लौट जाता है। मीर जाफर के बेटे मीरन ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य कोटेशन बताई। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है। यदुनाथ सरकार का कहना था कि 23 जून 1757 को मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। प्लासी युद्ध के परिणामों का बड़ा रूढ़िवादी एवं एक पक्षीय विवेचन है। इसके बाद कुछ और भी इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी अपने वचन रखे, उन्होंने भी अपनी बातें बताई प्लासी की लड़ाई के बारे में। M.K. पणिकर का क्या कहना, प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों को मीर जाफर ने प्लासी जो है एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इसके बाद अल्फ्रेड लोयल क्या कहते हैं, फ्रांसी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध और राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। उसके बाद मालसेन क्या कहते हैं, संभवतः इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। उसके बाद आता मीर जाफर, जो एक महत्वपूर्ण नवाब माना जाता था। 30 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बन जाता है। ल्यूक स्ट्रोप्सन के नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर लिए जाते हैं। जो मीर जाफर है वो अंग्रेजों को 24 परगने 2,34,000 पाउंड की निजी राशि दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्लाइव को उमरा की उपाधि भी दे देता है। जो लॉर्ड क्लाइव होता है उसको उमरा की उपाधि भी दे देता है। इसके बाद क्या होता है, जो मीर जाफर होता है वो अपनी रक्षा और पद के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर था। मीर जाफर को क्लाइव का गुर्गा भी कहा जाता था। ये अंग्रेजों के ऊपर निर्भर था। उसकी 6,000 सेना उसकी रक्षा के लिए बंगाल में स्थित थी। मीर जाफर
असमर्थ था। अनुमान इस बात से लगा जा सकता है कि वह राय दुर्लभ और राम नारायण को दंडित करना चाहता था, परंतु कंपनी ने उसे रोक दिया। जो सिराय उल मुक्तेनी का लेखक गुलाम हुसैन कहता है कि पदोन्नति के लिए अंग्रेजों का समर्थन आवश्यक था। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। उसके बाद क्लाइव जो है लंदन लौट जाता। कुछ में के बाद होलवेल जो वो काल कोठरी वाली दुर्घटना वाला ये होलवेल है, गवर्नर का दायित्व संभाल लेता। उसके बाद जो मीर जाफर है, कंपनी द्वारा बार बार की जा रही नगद धनराशि की मांग को पूरा करने में अयोग्य असमर्थ हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी जो नदिया और वर्धमान के कुछ क्षेत्र होते हैं उनको आवंटित करना चाहती, यानी कि उनको बांटना चाहती थी। होलवेल जो है सारी कठिनाइयों के लिए मीर जाफर को उत्तरदायी ठहरा देता है, कहता है भी ये कुप्रशासन है, इसको स्थिति को संभालना नहीं आता। और 1759 में मीर जाफर के सबसे बड़े पुत्र मीरन की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तराधिकारियों में आपस में बहस हो जाती है। जो मीर जाफर है उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद आपस में बहस हो जाती है, और बहस होने के बाद क्या होता है, 27 सितंबर 1760 को ब्रिटिश से मीर कासिम के बीच समझौता होता है। जो अंग्रेज अधिकारी वो मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। अंग्रेजों द्वारा यह समझौता करने का लक्ष्य ये था कि नवाब के साथ संबंधों के कारण बढ़ जाने वाले खर्चों में अनुपात राजस्व वसूली की जाए। इसमें क्या होता, जो 3 क्षेत्र थे, जो वर्धमान, मिदानपुर और चटगांव, कंपनी को समर्पित कर देना पड़ता है मीर कासिम को। मीर कासिम समर्पित कर देता है। और अंग्रेजों ने क्या कहा, मीर कासिम को अंग्रेजों का कहना था कि दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपए देने थे। यह भी प्रावधान किया कि मीर जाफर अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करता रहेगा, लेकिन मीर जाफर ने संधि की तथा इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। संधि तो की, परंतु व्यवस्था को मानने में फल तक संधि को लागू करने के लिए जो वेस्टिनटोट तथा केलाट 14 अक्टूबर 1760 को मुर्शिदाबाद गए। मीर जाफर ने देखा कि उसके महल को अंग्रेजों ने घेर लिया है, उस मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर ने 15,000 मासिक पेंशन पर कलकत्ता में रहना उचित समझ लिया। उसके बाद आता मीर कासिम 1760 में वेंसिटॉट क्रांति की संज्ञा दी जाती है 1760 ईस्वी के काल को, परंतु वास्तव 1760 में तथाकथित क्रांति का कोई महत्व नहीं था, जो नवाब के स्थान पर दूसरों को प्रतिष्ठित करना मात्र था। कासिम ने क्या किया, नवाब बनने के बाद अंग्रेजों के किए हुए वादों को पूरा किया। कासिम के सामने एक बहुत बड़ी अड़चन आई, बहुत बड़ी बाधा क्या आई, शाह आलम ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जो कंपनी का सेना नायक के रूप में जो मेजर कोनेक था, उसने क्या किया, शाह आलम को पराजित कर दिया। पराजय के बाद शाह आलम की स्थिति दयनीय हो गई और शाह आलम जो है मीर कासिम से मिल गया। मीर कासिम से मिलने के बाद ये पटना में मिला और उसने जो बंगाल की सूबेदारी के लिए कुछ अनुमोदन प्राप्त किया। फिर उसके बाद मुगल सम्राट के साथ संधि हो जाती है। इन दोनों के बीच में जो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि क्या थी, जो शाह आलम था इसके बारे में जो मुगल सम्राट के साथ संधि हो जाती है। जो शाह आलम था उसको कड़ा और इलाहाबाद के जिले दे दिए जाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंप देता है। और जो कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद जो क्या होता, मीर कासिम भू राजस्व की दरें बढ़ाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपस में इनमें ये इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें क्या होता है, जो फिर इसके बाद बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला की सम्मिलित शक्ति पराजित हो जाती है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा होता है और पराजित होकर भागते हुए 7 जून 1777 को मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। जो वोरिंग हेस्टिंग होता है वो मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा करता है। उसके बाद क्या होता है, जो सियार उल मुतखेरिन के लेखक जो गुलाम हुसैन ने भी मीर कासिम के प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से सराहाया। वेरिन हेस्टिंग जो हेनरी वेरलेस्ट था, जो उसने 1767-69 में फोर्ट विलियम का गवर्नर था। उसके बाद क्या होता है, जो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे तत्कालीन और वास्तविक कारण होते हैं। तत्कालीन कारण जो दस्तक का दुरुपयोग और वास्तविक कारण था नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मीर कासिम के बंगाल के भागने के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है। 1765 में मीर जाफर का पुत्र नजीमुद्दौला नवाब बन जाता है। 20 फरवरी 1765 को कंपनी से एक संधि हो जाती है। उस संधि के अनुसार अधिकतर सेनाएं भंग कर दी जाती है। बंगाल का नवाब
बंगाल का नवाब जो है पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है। जो क्लाइव होता है उसने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया था। जो रजा खां को बंगाल का दीवान और सिताब राय को बिहार का दीवान बना दिया जाता है। जो नवाब पर दबाव डाला जाता है और अपनी वास्तविक शक्ति उपनिजीम को सुपर्द कर दे तथा उपनिजीम को नियुक्त करने ब्रिटिश शक्ति। कहने का मतलब है जब बक्सर का युद्ध होता है 7 जून 1777 को मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है और 22 अक्टूबर 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें बक्सर के युद्ध में मैन मकसद अंग्रेजों का यही था, द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है बक्सर के युद्ध के द्वारा बंगाल में। और क्या होता है, अंग्रेजों का एक ही मैन मोटिव था बक्सर के युद्ध के बाद, अंग्रेजों का एक मैन मकसद था भी द्वैध शासन लागू करके उसके साम्राज्य को हड़पना और नवाब को अपने अंडर करना। ब्रिटिश कंपनी जो है सारी शक्ति नवाब के हाथों से छीनकर कंपनी अपने हाथों में ले लेती है और उसके उत्तरदायी द्वैध शासन लागू कर देती है। और इस प्रकार जो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में अव्यवस्था फैल जाती है और 1770 के दशक में बंगाल में अकाल पड़ जाता है। और द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजी शक्ति की स्थापना था। जनता के हित कल और कल्याण की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 से हो जाती है। 1772 ईस्वी तक प्रचलन में रही और वॉरेन हेस्टिंग केस में इसका अंत कर दिया गया। उसके बाद हम कल वाली वीडियो में अवध के साथ ब्रिटिश संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।